हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे नील आंदोलन पे, नागा आंदोलन पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। नील विद्रोह। दोस्तों, बंगाल में किसानों से नील का उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जाता था। नील का उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जाता था और किसान भी नील के उत्पादन के लिए पहले अग्रणी क्यों हो गए? पहले उन्होंने सहमति क्यों दे दिया? क्योंकि उन्हें नकदी का लालच दिया गया था। नकदी का लालच दिया गया और बाद में इनको अग्रिम धन दे दिया गया। अग्रिम धन कह सकते हो या अग्रिम ऋण कह सकते हो। इसको बोलते थे ददनी प्रथा। ददनी प्रथा। इसमें होता क्या था कि किसान को फसल लगाने के समय पैसा दे दिया जाता था। पैसा दे दिया गया पहले और ब्याज पर पैसा दिया गया, और जब फसल का उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद में जितना उत्पादन हुआ उसमें कर वर सब निकालने के बाद में उनके पास केवल ब्याज का देने के भर का बचता था। यानी कह सकते हैं कि अब वो पैसा लेकर के ददनी प्रथा में एक दुष्चक्र में फंस गए, और इस दुष्चक्र का हाल ये हुआ कि हर साल ये उस चक्र में फंसते चले गए। जैसे अभी मान लीजिए पैसा दिया गया 10 रुपया और कहा गया कि आप जो है खेती कीजिए, इसका 1 रुपया ब्याज हो गया। अब एक किसान ने खेती किया और नील का उत्पादन किया। नील के उत्पादन में उनका उत्पादन हुआ कितना? 12 रुपये का। 12 रुपये के उत्पादन में 3 से 4 रुपया चला गया कर। अब इनके पास कितना बचा? इनके पास बचा 8 रुपया। 8 रुपया में से इनके पास में चला गया 1 रुपया ब्याज। 1 रुपया ब्याज चला गया। अब इनके पास बचा 7 रुपया। अब 7 रुपये में अब ये फिर खेती करेंगे तो फिर 10 रुपया लगेगा। अब इनको फिर 3 रुपया ऋण लेना पड़ा। और 3 रुपया जब ऋण लिए तो जब कोई छोटा अमाउंट ऋण लेता है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, तो यहाँ पे इनको 50 पैसा ब्याज देना पड़ा। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे इनको पता भी नहीं चला और ये एक कुचक्र में फंस गए। जब ये कुचक्र में फंस गए तो इस प्रथा से ये निकलने की कोशिश करने लगे, और अंग्रेज और जमींदारों ने मिल करके इनको इस चंगुल में फंसा लिया था। जमींदार जब कभी शब्द जमींदार का आए तो आप समझ जाइएगा कि ये अंग्रेजों के दलाल थे। अंग्रेजों की दलाली करके, चापलूसी करके किसी तरह से अपना जेब भरते थे। और जब आज़ादी मिली तब इन्हीं के पास सर्वाधिक ज़मीनें थीं। ये वही दलाल थे जिनके अंतर्गत भू राजस्व की नीति और भू राजस्व वसूलने के लिए ज़मीनें दी गई थीं। अब किसानों ने सोचा कि हम अब करें क्या? तब उन्होंने नील विद्रोह किया। उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब नील विद्रोह इन्होंने किया
कि हम ददनी नहीं देंगे। जो लोग ऋणी हैं अब वो ऋण नहीं वापस करेंगे, बहुत पैसा दे चुके हैं। बंगाल में दिगंबर और विष्णु ये दोनों भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इनके नेतृत्व में नदिया जिला में, नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में इन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह इतना ही नहीं किया, इन्होंने खेती करना छोड़ दिया और जो फसल इन्होंने उगाया भी था उसे उखाड़ करके फेंक दिए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि पूरी खेती का इन विद्रोहियों ने तहस नहस कर दिया। अब अंग्रेज़ों के सामने विकल्प केवल इतना था कि वे इसको शांत करें, क्योंकि एक जगह तो विद्रोह शुरू नहीं हुआ था, धीरे धीरे ये पूरे बंगाल में विद्रोह हावी हो गया। और फिर अंग्रेज़ों को इतना डर लग गया, डर कह सकते हो, दबाव कह सकते हो, कई प्रकार की संभावनाएं आ गई इनके अंदर। इन्होंने सिटोनकर करके एक व्यक्ति थे, सिटोनकर, इनके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया। इसे सिटोनकर आयोग भी कहा जाता है, सिटोनकर आयोग या नील आयोग कहा जाता है। अब नील आयोग गठित किया गया तो सिटोनकर के अंदर थोड़ी सी मानवता थी। इन्होंने कहा कि नील की खेती किसानों से जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। जबरदस्ती खेती करने पर इन्होंने रोक लगा दी। रोक क्या, इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि नीलहै जो हैं, जो नील की खेती करने वाले किसान हैं, इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और इनके साथ अत्याचार अब नहीं करना चाहिए। जब 1860 में सिटोनकर के नेतृत्व में ऐसा रिपोर्ट आता है, तब नील के जो विद्रोही हैं ये अपने आप को सफल महसूस करते हैं और फिर नील का विद्रोह सफल हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर इन्हें पूरी छूट दे दी जाती है। इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नदिया जिला में गोविंदपुर में किया गया था। सिटोनकर के नेतृत्व में नील आयोग गठित किया गया था, जिन्होंने रिपोर्ट दिया कि नील की खेती ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए और फिर नील की खेती अंततः ज़बरदस्ती कराना बंद कर दिया गया। हिंदू पैट्रियार्ट के संस्थापक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी साहब ने इस आंदोलन का समर्थन किया था और नील आंदोलन का उल्लेख दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में उल्लेख किया है। ये कई बार पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। अगला आंदोलन है नागा आंदोलन। नागा आंदोलन ये मणिपुर मिजोरम के पास में आंदोलन शुरू किया गया था। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा आंदोलन कह सकते हो या अहोम आंदोलन के बाद सबसे ताकतवर आंदोलन कह सकते हो। नागा थे एक जादोनांग। जादोनांग, इनका संबंध उस समय जो वर्तमान में नागालैंड है और मणिपुर है, ये उस समय एक ही थे सब। तो यही के रहने वाले थे जादोनांग।
इन्होंने देखा कि अंग्रेजों का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और अत्याचार वह पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग थोड़ा मासूम भी होते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो बाहरी लोगों से बहुत मेल मिलाप नहीं रखना चाहते। और उस समय जब हर प्रकार से शोषण हो रहा हो तो हर किसी को देख करके लोग दूरी ही बनाएंगे। लेकिन जदोनांग ने क्या कहा कि जब अंग्रेज का अत्याचार बढ़ता जा रहा है तो इन्होंने नागाओं को एकत्रित किया। ये वो नागा नहीं जो नागा साधु होते हैं, ये नागा का मतलब नागालैंड के वासी। इनको एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद में आंदोलन छेड़ दिया। और ये आंदोलन इतना हावी हुआ कि 1931 में 29 अगस्त को जदोनांग को फांसी दे दी गई। जब इन्हें फांसी दे दी गई तब एक लड़की 17 साल की गिड़ालू ये मणिपुर की रहने वाली लड़की थी। इसने नेतृत्व संभाल लिया और अपने आप को उस संघर्ष में झोंक दिया जिसकी नींव जदोनांग ने रखी थी। 17 साल की लड़की ने आंदोलन को भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस लड़की ने नागा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को समर्पित कर दिया। आगे चल करके इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जब इस लड़की को जेल में डाल दिया गया तब भी यह अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी और क्रमशः माना जाता है कि लगभग 13-14 साल तक ये जेल में बंद थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले 1942 में आज़ाद हिंद फौज, 42-43 में आज़ाद हिंद फौज और जवाहरलाल नेहरू ने इस लड़की का तारीफ़ किया था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई तब गिड़ालू को आज़ाद किया गया। और इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे सम्मानित भी किया गया और एक उपाधि दिया गया, रानी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। और तभी से ये रानी गिड़ालू के नाम से जानी जाने लगी। जदोनांग एवं रानी गिड़ालू के नेतृत्व में नागा आंदोलन चलाया गया था। इसे गिड़ालू आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। प्रचलित बुराई के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। जदोनांग को 29 अगस्त 1931 को फांसी दे दी गई। इनके मृत्यु के पश्चात 17 वर्षीय महिला गिड़ालू ने नेतृत्व संभाला और इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन में
शामिल कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने इस महिला को सम्मानित किया और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे रानी की उपाधि दिया गया और तभी से यह रानी गिड़ालू के नाम से जानी गई। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह पश्चिमी घाट पे खासकर केरल में जो जमींदार थे ये हिंदू थे और जो कृषक थे ये मुस्लिम थे। अब जमींदार अंग्रेजों के सहयोग प्राप्त थे। अंग्रेजों के सहयोग प्राप्त थे और मुस्लिम जो थे ये शोषित थे, कारण इनसे अत्यधिक लगान मांगा जाता था और धीरे धीरे इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि अगर कोई भी प्रकार का कार्य होता था तो ये जमींदार लोग जो थे ये इसको सांप्रदायिक रूप दे देते थे। सांप्रदायिक रंग दे देते थे और जिससे मुस्लिम लोग जो मुस्लिम कृषक थे यहाँ पे ये अपने आप को रोक लेते थे, यानी दब जाते थे। क्योंकि जब अगर ये अपना जुबान खोलते तो इनके बिहाफ पर अंग्रेजों का कोड़ा पड़ता। लोग कहते हैं कि 1906 के ढाका के नवाब जब मुस्लिम लीग की स्थापना की तब सांप्रदायिकता बढ़ा। दक्षिण भारत में खासकर केरल में हिंदू मुस्लिम का जो आधार था यह 1836 में ही सांप्रदायिक रूप बन चुका था। सैयद फजल को निष्कासित किया जा चुका था। जब जमींदारों ने मोपला कृषकों पर अत्यधिक लगान लगाया और ये कहा जाता है कि जब सर पे पानी चलने लगे, पानी अत्त हो जाए, तब इंसान को खोने को कुछ न बचे, तब वह विद्रोही बन जाता है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता है खोने के लिए तब वह विद्रोही हो जाता है। 1836 में सैयद फजल पुकोया ये एक ही आदमी है, 3 आदमी नहीं हैं। सैयद फजल पुकोया इन्होंने विद्रोह कर दिया। सभी किसानों को एकत्रित किया और विद्रोह कर दिया। और जबकि किसान जो थे वो सब मुस्लिम थे। सभी किसान मुस्लिम थे और जमींदार सभी हिंदू थे। अब इन्होंने अपनी सत्ता को जाते देखा तो सांप्रदायिक रूप दे दिया, यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम। जब इसे सांप्रदायिक दंगा का रूप दे दिया तो अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने में और सैयद फजल पुकोया को भारत से निष्कासित कर दिया गया।
भारत से निष्कासित कर दिया गया, यानी सैयद फजल पुकोया को 1891 में हटा दिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया। अब विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन असंतोष अंदर बना रहा। मोपला किसानों के मन में असंतोष बना रहा। समय बीतता गया और गांधी जी का प्रवेश भारत में हो चुका था। 1921 में, यानी कि सैयद फजल पुकोया के भारत निष्कासन के 70 साल बाद सभी मोपलाओं ने मिल करके जमींदारों और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और अब केवल विद्रोह ही नहीं किया, सशस्त्र विद्रोह किया। क्योंकि अब ताकत कहां से मिल रही थी? ताकत इनको मिल रही थी गांधी जी से, ताकत मिल रही थी जो उग्रवादी टाइप के क्रांतिकारी थे उनसे। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। कहा जाता है कि इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन जब यह सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया तो जो कांग्रेसी नेता थे वो बाहर हट गए और फिर इस विद्रोह को दबा दिया गया और इसे सांप्रदायिक रूप दे करके बहुत तेजी से दबाया गया। दमनपूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया गया। मोपला विद्रोह 1836 से 54 में पहले बार में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अलावी और सैयद फजल पुकोया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सैयद फजल पुकोया को देश से निकाला दे दिया गया था, भारत से हटा दिया गया था, कारण इसका सांप्रदायिक रूप धारण करने के लिए। और साथ ही साथ जो इन्होंने विद्रोह किया था वो सभी जमींदार हिंदू थे और उन्होंने सांप्रदायिक रूप दे करके सैयद फजल पुकोया को भारत से निकाल दिया। सैयद पुकोया के जाने के बाद में 70-71 साल बाद पुनः मोपला विद्रोह उठा और अब नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियार। अली मुसलियार ने सशस्त्र विद्रोह किया। स्थान केरल, हिंदू जमींदार थे और मुस्लिम कृषक थे। आपसी समन्वय न बैठा और अंततः यह विद्रोह काफ़ी हिंसक हो गया। जब विद्रोह काफ़ी हिंसक हो गया, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए उदारवादी नेता थे वो सब लोग अपने आप को इस विद्रोह से अलग कर लिए और जब अलग कर लिए तब इस विद्रोह को दमनपूर्वक समाप्त कर दिया गया। अत्यधिक लगान इसका कारण था। 1836 में विद्रोह पनपा और इसे सांप्रदायिक रूप जमींदारों के द्वारा दे दिया गया, जिसमें सैयद फजल पुकोया को भारत से निष्कासित कर दिया गया। 1921 में पुनः यह आंदोलन व्यापक हो उठा और इस विद्रोह को भी सांप्रदायिक रूप दिया गया, क्योंकि यह सांप्रदायिक हो भी चुका था और इसका दमन कर दिया गया। तेभागा आंदोलन ये बंगाल में चलाया गया और ये ऐसा आंदोलन है जो शुरू तो हुआ था गुलाम भारत में और समाप्त हुआ आज़ाद भारत में। कारण इसका ये था कि जो जमींदार थे, जमींदार वहाँ के कृषकों से 50% से भी ज़्यादा
उत्पादन का वसूल लेते थे। अब इनके पास में 33% से या थोड़ा इससे ज़्यादा, लगभग 40% मान लीजिए, इनके पास बचता था किसानों के। इसी में से इनको बीज लाना, सिंचाई, बच्चों का भोजन और स्वास्थ्य पर ध्यान, ये सब करना था, देखना था। और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ और कार्य। यानी कि जो कृषक थे वो कृषक जमींदारों से तंग आ गए थे। अंग्रेज़ों से तो तंग थे ही, लेकिन अंग्रेज इस समय कम, लेकिन जमींदार ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। अंग्रेज़ों को तो पता हो गया था, 46 में कैबिनेट मिशन आ गया था, तो उनको पता था कि हमें जाना है। लेकिन जमींदार वर्ग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों के बाद ये कोशिश कर रहे थे। और किसानों ने अपने आप को मजबूत किया। और वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह, इन लोगों को भी आभास हो गया था कि भारत आज़ाद होने वाला है, और अगर हम आंदोलन करेंगे तो हम जमींदारों को हटा करके ज़मीन के मालिक किसान हो जाएंगे। और इस उद्देश्य से इन लोगों ने तेभागा आंदोलन चलाया था। इन्होंने कहा, आंदोलनकारियों ने यानी किसानों ने कहा कि हम 1/3 भाग देंगे और 2/3 भाग हम अपने पास रखेंगे, और वो भी आज़ादी तक। उसके बाद में ज़मीन हमारी। अब जमींदारों को लगा ये तो बहुत बड़ी बात है। अक्सर पहले लोग, क्या अभी भी है, जो गरीब या असहाय व्यक्ति होता है उसको जब तक दबाया जाता है जब तक वो पलटवार न कर दे। एक बार पलटवार कर देने पर लोग छोड़ देते हैं। 33% जमींदार को देने को बोला गया और 67% किसान के पास। अब जो व्यक्ति लगभग 60% रखता हो वो 33% पे कैसे मानेगा? विद्रोह तो करेगा। अब इन लोगों में आपस में अच्छे से ठन गई। लेकिन किसान जो थे, इस आंदोलन का सबसे विशेषता ये था कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, सभी प्रकार के कृषक, तो सभी जातियों के कृषक, इन लोगों की एकता थी। यानी सभी लोगों का आपस में एक बहुत बड़ी एकता के रूप में स्थापित थे। कहा जाता है कि आधुनिक रूप में देखा है तो सबसे बड़ी एकता तेभागा आंदोलन में देखा गया, जब पूरा पाकिस्तान और भारत का बंटवारा को लेकर के या अलग देश बनाने को लेकर के जिन्ना का हद चल रहा था, तब बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक होकर के तेभागा आंदोलन से जमींदारों से मुक्ति चाहते थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी और सभी जातियों का एकता दिख रहा था। और 33% आरक्षण पर, 33% राजस्व पर ये सहमत नहीं हुए। जब सहमत नहीं हुए तो ये आंदोलन चलता रहा और देश आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हो गया तब किसानों ने कहा, अब तुम्हें हम 33% भी नहीं देंगे, अब ज़मीन हमारी। अब जब ज़मीन ही हमारी हो गई, अब इनको लगा कि यही ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब ये इस पे भी आते तो अब ये भी नहीं मिलना था। देश आज़ाद हो गया और उसके बाद में एक भूमि बंदोबस्त किया गया और जो किसान खेती करता था वो किसान की ज़मीन हो गई। यानी जमींदारी प्रथा आज़ादी के बाद समाप्त हो गया और ये
आज़ादी के 3 साल तक इनका लड़ाई चलता रहा। जब 1950 में पूर्णतः ज़मीन किसानों के हक में चला गया तब यह आंदोलन समाप्त हुआ। बड़ी बात है, तेभागा आंदोलन अपना रोल अदा करने में सफल रहा, यानी जो इन्होंने आंदोलन चलाया वो सफल रहा। बंगाल में चलाया गया, कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। शुरुआत बटाईदारों को, ज़मीन मालिकों को 1/2 से ज़्यादा अनाज देना पड़ता था और 1/3 देना चाहते थे के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अंततः यह समाप्त हुआ पूरी ज़मीन के रूप में। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, आदिवासी एकता, किसान एकता दिखी, यानी कायम रही। अगला आंदोलन है एका आंदोलन। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर यानी उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। मदारी पासी, देखिए यहाँ पे कई बार लोग पढ़ते हैं मदारी पासी, एक ही व्यक्ति को पढ़ जाते हैं। मैंने भी इसको देखा कि क्या सही क्या है, तो केवल कुछ चुने हुए गाइड में मदारी पासी लिखा होता है, बाकी मदारी अलग है और पासी अलग है। तो इसलिए मदारी पासी 2 लोग हैं, एक ही लोग नहीं हैं। अब कुछ जगह मिलता है मदारी पासी एक ही। तो मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। कारण था अधिक लगान लेना, और यह आंदोलन मुख्यतः कुर्मी और यादवों के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में गंगा माता की सौगंध दिया जाता था। अंत में 1922 में बलपूर्वक दमन कर दिया गया। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।